फॉरेस्ट एक्ट एंड पॉलिसीज के पिछले जो 2 वीडियो थे उनमें काफ़ी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है। इस थर्ड पार्ट में बेसिकली 3 एक्ट हैं और 2 पॉलिसीज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इनमें एक तो अपने पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एनजीटी का एक्ट है, और पॉलिसी में देखा जाए तो एग्रो फॉरेस्ट्री और हाईवे की पॉलिसी है। और यहाँ एक एक्ट और है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं, तो इसे भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। इनमें सबसे अपना पहला जो एक्ट आएगा वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट पे जनरली जो 90% मतलब ज़्यादातर केसेस में जो क्वेश्चन आया है वो उन्होंने सीधा ये पूछ लिया है कि एक्ट कब आया, और ये पूछ के उन्होंने अपना काम इतिश्री कर लिया है। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल बना दिया जाए तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये मई पूछ लेंगे कि कब आया, तो मई 1986। तो ज़्यादातर में यही केस पूछ के ख़त्म हो जाता अपना। सेकंड है कि ये एक्ट क्यों आया, यानी कि इस एक्ट को ले आने का एम क्या है। तो ऑब्वियसली हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उसकी जो क्वालिटी या क्वांटिटी है, मीन्स क्वालिटी जो है उसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे। ऑब्वियसली सेम थिंग अपने वाटर एक्ट पे भी होगा कि हम वाटर जो है उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करेंगे, वाटर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। अब आता है इसकी हिस्ट्री कि आखिर ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये क्यों ले आया गया, यानी कि इसके पीछे रीजन क्या थे इस एक्ट को ले आने के। तो इसके लिए इस जो रीजन है वो है अपनी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। कुछ कंट्रीज थे जो 1969 के आसपास एक कॉमन कंसेंसस पे आए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था यूएन की जनरल असेंबली में कि क्योंकि पिछले 300-400 में इंसान ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाया है, तो हमें एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जहां पर आकर के हमने कैसे ये ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब एक नया इन्वायरमेंट हो गया जिसमें ह्यूमन एक डोमिनेंट फैक्टर है, इसने कैसे इन्वायरमेंट पे चेंज किया है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, इस पर एक डिस्कस किया जाए। बाद में जनरल असेंबली ने इनकी बातों को मान लिया और फिर एक स्टॉकहोम में 72 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। यही कॉन्फ्रेंस इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम पे बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसी अर्थ समिट हुआ था 92 में, ये जो IPCC है या UNFCCC जो चल रही है, या पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो चल रहा है, तो ये सबके पीछे जो फंडिंग जो रीजन है वो यही कॉन्फ्रेंस है। अब होता क्या है कि जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें अपनी इंदिरा गांधी जी जाती हैं, यहाँ पर ये स्पीच दे देती हैं, और उसमें काफ़ी अपने कमिटमेंट भी होते हैं। हर कंट्री जा कर के वहाँ पर जब आप स्पीच देते हो तो कुछ ना कुछ आपको कमिटमेंट करना ही होते हैं। तो वहाँ पर ये अपने जो इंडियन वैल्यूज़ हैं कि कैसे हम इन्वायरमेंट को एक सस्टेनेबल वे में सदियों से यूज करते आए हैं और वाइल्ड लाइफ को हम हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं, उस बात पर जो अपनी इंडियन वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर रहता है। तो जो आपने कमिटमेंट किए तो उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर वो कमिटमेंट को आपको पूरा करना होता है। तो उसमें फिर वो चैन पूरी चली, जिसमें वाटर एक्ट आया 74 का, फिर इसके बाद फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में लेके आए, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया, फिर एयर एक्ट आया 81 में, और उसी लिस्ट में बाद में आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जब ये एक्ट बनाया गया तो उसके टॉप में सीधा सीधा लिख दिया गया, ये उसी एक्ट की टॉप की जो हेडलाइन है वो यही है कि हमने ये एक्ट इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें एक तो अपने देश की जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट और उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा, हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन में कमिटमेंट किया था कि हम इन्वायरमेंट के लिए कोई एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आएंगे, तो उसके लिए लेके आ रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए लेके आ रहे हैं। अब जैसे कि आपको पिछले एक्टों में काफ़ी डिस्कस किया जा चुका है कि जब कोई एक्ट बहुत बड़ा होता है तो उस पूरे एक्ट को कुछ चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसे 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें पहला जो चैप्टर है जिसे जनरली प्रिलिमिनरी बोलते हैं, उसमें फर्स्ट सेक्शन में तो अपन यूजुअली 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक, ये एक्ट का नाम क्या है। दूसरा, ये इंडिया के कितने बड़े पार्ट पे अप्लाई होगा, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर चलता था लेकिन अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड, इसकी डेट क्या होगी। तो डेट जो है उसे अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये 23 मई 1986 को आया, मतलब उस दिन ये नोटिफाई हो गया था। प्लस सेकंड जो सेक्शन है इसमें उसकी डेफिनेशन वगैरह होती है। इसमें एक्ट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसकी डेफिनेशन होती है, और इनसे हमें कोई ये जो वाला पार्ट है इसे याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आता है अपना चैप्टर सेकंड, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई हैं, जिसमें एक तो सेंट्रल पावर जो गवर्नमेंट है वो कोई मेजर लेना चाहती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह निकाल रही है तो वो निकाल सकती है, तो उसके लिए वो सेक्शन 3 है। अब क्योंकि जैसे पीएम है, पीएम हर जगह है, पीएम तो नहीं जाएगा, तो वो कुछ ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है किसके अंडर,
सेक्शन 4 है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं जो ये जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो वर्क है उन्हें कर सकें, उन्हें पावर और फंक्शन वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने लिए CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इस टाइप की जो बॉडीज हैं उनको इस टाइप से पावर मिल जाती है। इसमें अपना अगला चैप्टर जो आएगा वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने या कंट्रोल करने या उसको रोकने के तरीके। अब इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की जाती हैं, उतने का अपना कोई सेंस है नहीं। यहाँ पर अपने लिए बेसिकली 3 सेक्शन है जिनका अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस है। उसमें एक तो है सेक्शन 12 जिसके अंदर जो अपनी जो लेबोरेटरीज हैं जो इन्वायरमेंटल पॉइंट जैसे अपनी नीरी वगैरह है, तो इस टाइप की जो लेबोरेटरीज हैं उनको परमिशन देना या उनको रेगुलेट करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जो सेक्शन 16 है 16 है, इसके अंडर अगर कोई जो कंपनी है अगर वो इन्वायरमेंटल को लॉस पहुंचाती है, इन्वायरमेंट को बर्बाद करती है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि आपको तमिलनाडु की स्टरलाइट जो कॉपर वाली कंपनी थी उसका केस याद होगा, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन ली गई वो यही 16 के अंडर पावर दी गई थी। प्लस 17 है, 17 में अगर ये ऑफेंस जो है इन्वायरमेंट को बर्बाद करने के लिए या इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाने के लिए जो ऑफेंस है अगर कहीं गवर्नमेंट की ही डिपार्टमेंट करे तो फिर वो एक्शन, ये जो सेक्शन 17 है उसके अगेंस्ट उसके थ्रू उन पर एक्शन ली जा सकती है। इसके लिए आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जैसे दिल्ली का जो अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये पूरी सिटी से जो सॉलिड वेस्ट है, कचरा जो है उसे इकट्ठा करते हैं और किसी के खेत में फेंक के आ जाते हैं, तो फिर जो फार्मर है वो इन पर केस ठोक सकता है। तो जो इनके अगेंस्ट एक्शन होगी वो ये 17 के थ्रू होगी और कंपनियों पर होती है 16 के थ्रू। अब इसमें फिर लास्ट में सेक्शन 25 है जिसमें जो गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंटर ने बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के ऊपर रूल बनाने के लिए पावर दे देती है। रूल में बेसिकली होता है क्या है कि एक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन पर इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है कि कौन कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर जैसे कोई अथॉरिटी है या ऐसे ऑफिसर है उन्हें अपॉइंट कर दिया, तो ऑफिसर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी क्या पावर होंगी प्रॉपरली, और वो कौन कौन से फंक्शन और कर सकता है या वो फंक्शन जो करेगा वो किस टाइप से किस वे से करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूल में डिस्कस की जाती हैं ना कि एक्ट में। तो ये रहा अपना एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का फ्रेमवर्क। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि लगभग 80% जो अपने क्वेश्चन है उसमें आपसे सीधा यही पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। जैसे यहाँ पर ये आसाम वालों का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्टेड हुआ, तो अपना कब हुआ 23 मई 1986। अब इन्होंने गलती से यहाँ पर मई की जगह एक तो जून दे दिया और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 23 जून 1986 ज़्यादातर लोगों ने यही लगाया। इन्होंने इनकी पहली जो आंसर की आई थी उसमें यही था आंसर, बाद में क्वेश्चन को डिलीट मार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जून है, आंसर जो आया था वो मई में आया था और यहाँ पर जून लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया कब इनेक्टेड हुआ। अब यहाँ पर लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये फर्स्ट जो इन्वायरमेंटल है वो कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें वाटर है, एयर है और इन्वायरमेंटल एक्ट है। तो क्योंकि एयर एक्ट भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वाटर एक्ट भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आखिर यहाँ पर क्या लगाया जाए। उन्होंने जो सोचा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाटर एक्ट है 74 में आया, तो इसके हिसाब से 70s का जो टाइम पीरियड है वो लगना चाहिए, और एयर और इन्वायरमेंट है जो 80 के टाइम पे आया, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन पे अपने पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो इसमें फिर अपन ये 80 वाला लगा करके यही आंसर लगा के आ गए। अब इसका एक्चुअल में क्या आंसर, जो BHU वालों ने क्या इसका आंसर किया वो तो उन्होंने आंसर की दिया नहीं, लेकिन पर्सनल जो एक व्यू है उसके हिसाब से 80 ही लगाना ज़्यादा सही है, क्योंकि हो सकता है ये केवल इन्वायरमेंट में पूरे को ना पकड़ के अपने जो इन्वायरमेंटल एक्ट है इसी को पकड़ रहे हो, तब भी 80 ही जाएगा अपना। इस पर थर्ड क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो घुमा देते हैं। जैसे इन्होंने ये तो वाटर एक्ट है और दूसरा एयर एक्ट है। अब वाटर कब आया अपना, वाटर आया था 74 में, एयर आया था 81 में। इन्होंने क्या किया, घुमा दिए क्वेश्चन, ये लिया एयर एक्ट जो है वो 74 कर दिया, मतलब एक्सचेंज कर दी, ऊपर नीचे कर दिया। ये है महाराष्ट्र जो ACF है उसकी क्वेश्चन है। तो इन्होंने इसे एक्सचेंज करके आपसे पूछ दिया था कि भाई कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो आपने इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। फिर वही सीधी किसी पिटी बात है, यहाँ पर आपसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लिया। इसमें अगला एक्ट आएगा वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ये कब आया था एक्ट, 2010 में।
इससे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री, बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है उसे समझ लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1995 से। 1995 में क्या है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केस थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे थे और उनका एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट पे खाली पीली में करें और इन्वायरमेंट के जो मुद्दे हैं उन पर तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस टाइम पे एक नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बना दिया। तो नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल कब बना? 1995 में। और ये कोई ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से लेके आ गए हो, हाँ, इसके लिए अलग से एक सेपरेट एक्ट आया था, ये नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। इस बात को ध्यान रखें कि ट्रिब्यूनल अपने खुद के एक्ट से था, ना कि हमने इन्वायरमेंटल या किसी अदर एक्ट से पावर लेके बना दिया हो। बाद में क्योंकि ये ट्रिब्यूनल को जैसे ही बना तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस इधर ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब ट्रिब्यूनल जो है सुनवाई करेगा तो इसमें भी क्या है, करप्शन वाले चीज़ें थोड़ी जुड़ी रहती हैं। तो फिर लोग ट्रिब्यूनल में आए, यहाँ पर सुनवाई हुई और बाद में जब ट्रिब्यूनल के डिसीजन उनके फेवर में नहीं आए तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो इस टाइप से इन्हें बाद में 2-3 साल में ही समझ में आ गया कि ट्रिब्यूनल कई बार तो जो डिसीजन है उनके डिसीजन सही नहीं है, या फिर वो वापस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे हैं। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन वहाँ का वहीं रह गया। बस ये है कि ट्रिब्यूनल करके एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा दिया, मतलब खाली पीली में एक एक्स्ट्रा टाइम और बढ़ा दिया केस को सॉल्व करने के लिए। तो बाद में उन्होंने बोला कि आप ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में मत जाओ, उसके लिए हम एक अपीलेट अथॉरिटी बना देते हैं। तो आपके जो ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उन पर अगर आप अपील करना चाहते हो तो आप इस अथॉरिटी में आके अपील कर दो। तो इस टाइप से 97 में एक और एक्ट लेके आ गए, ये अपीलेट अथॉरिटी वाला, और फिर वो अपीलेट कर दी। तो इस टाइप से फिर कि भाई आप पहले ट्रिब्यूनल में जाओ, ट्रिब्यूनल की जो डिसीजन है अगर आप उनको नहीं मान रहा है तो फिर आप अपीलेट अथॉरिटी में जाओ, और फिर फाइनल जब इसमें भी नहीं मान रहा है तो फिर तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो फिर एक की जगह 2 स्टेप कर दिए। अब उसका भी कोई मतलब नहीं निकला, वो दोनों में फिर लोगों को फाइनली जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही। कुछ भी कर लो तुम, 2 नहीं 3 स्टेप लेके आ जाओ तब भी वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। तो ये केस चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो इसी में फिर फाइनल स्टेप लिया जाता है 2010 में, जब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लेके आई जाती है। इसे एक टाइप से क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी का मतलब होता है कि ये बिल्कुल ऐसी नहीं कि आप किसी का मर्डर कर दो और वहाँ पर जा कर के चले जाओ। ये किसी एक स्पेसिफिक जो मुद्दा है केवल उसी पर सुनवाई करती है। यानी कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, तो केवल उन्हीं मुद्दों की सुनवाई करती है। आपने किसी के डंडा मार दिया उसके केस वहाँ नहीं जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि कब स्टेबलाइज हुई, तो ये आई 2010 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किससे बना है। अब लोगों को जिन्हें नहीं पता होता कि ये इसका खुद का एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 है उसके बना है। तो वहाँ ऑप्शन आपको कई बार ऐसा मिल जाता है कि ये जो एनजीटी बना है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से बना है, या फॉरेस्ट एक्ट से बना है, या एयर एक्ट से बना है, या कुछ और इस टाइप के एक्ट लिख दिए। और लास्ट में ऑप्शन में होता है नन ऑफ दीज, और अक्सर वो आंसर नन ऑफ दीज वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें ये लोगों को ये लगता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो शायद फॉरेस्ट एक्ट से बना दिया गया होगा या इन्वायरमेंटल एक्ट से बना दिया गया होगा। अब आती है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस 4 सेंटर और बनाया गया है, क्योंकि जैसे साउथ इंडिया वाले हैं वो दिल्ली तक तो हर छोटे छोटे केस के लिए नहीं लड़ने आएंगे, तो फिर उनके लिए चेन्नई बना दिया गया। नॉर्थ ईस्ट वगैरह और उधर का जो ईस्टर्न रीजन है उसके लिए कोलकाता है। सेंटर वालों के लिए भोपाल है, और जो महाराष्ट्र है या वेस्टर्न वाला जो है वेस्टर्न इंडिया जिसमें राजस्थान शायद है, तो उनके लिए पुणे वगैरह बना दिया, मुंबई और उनके लिए। अब इसमें एक और आता है कि जो अपने जुडिशरी है, जैसे कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है वो चलता है लॉ पे। जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए हैं जैसे कि इंडियन पेनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी है, आईपीसी है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ये जो एनजीटी है ये उसके बाहर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग भी चल सकता है। तो इसको जो गाइड करने वाले प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल केवल वही नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ने बनाया है, ये कॉमन सेंस के, यानी कि जो हमारे संवैधानिक यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके बाहर जा कर के भी ये डिसीजन ले सकता है। ये इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को यूज करके ये अपने फ्रेमवर्क के बाहर भी जा सकता है। तो ये रहा अपना एनजीटी का केस। अब इस पर कुछ क्वेश्चन जो है उन्हें देख लेते हैं। तो ज़्यादातर में आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो एक्ट है एनजीटी का वो कब आया है।
और यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन्हें पूछ लिया कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 है वाज इनेक्टेड इन कंजोनेंस ऑफ विच ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंजोनेंस का मतलब होता है, समझ में नहीं आता, इसका मतलब है किसके संरक्षण, किसके अनुरूप। यानी कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो एनजीटी का एक्ट है वो अपने संविधान की किस प्रोविजन के हिसाब से आया, किस प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए आया। तो एक तो इन्होंने दे दिया यहाँ पर कि जो अपना शेड्यूल ट्राइब है उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया उसके लिए दे दिया गया, या फिर अपना जो राइट ऑफ लाइफ है आर्टिकल 21 उसके अंडर दिया गया। तो सीधी सी बात है, ये जो एनजीटी आया इसके पीछे एक जो बेसिक रीजन है उसमें अपना आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट दिए गए हैं, जिसमें एक राइट ऑफ लाइफ जो है उस राइट ऑफ लाइफ में ये था कि क्लीन एनवायरनमेंट, वो भी उसी के इसके राइट ऑफ लाइफ के अंडर है। क्योंकि अगर क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है तो आपकी ये जो आपकी ज़िंदगी जीने का जो अधिकार है वो तो वैसे भी छिन गया, क्योंकि आप फिर तिल के मरोगे। तो ये जो राइट ऑफ लाइफ है उसके अंडर आता था। तो एनजीटी कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को फुलफिल करता है। तो यहाँ जो अपना आंसर आएगा वो केवल ओनली बी आएगा। तो देख लेते हैं अपनी नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। तो 80% केसेस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही सिंपल सा है कि ये आखिर कब आई। तो अपनी आई है 2014 में। अब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो आपको इससे पहले जो एग्रो फॉरेस्ट्री का सेक्शन था उसमें आपको बता दिया गया था कि इसके क्या इन्वायरमेंटल बेनिफिट हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट या सोशल बेनिफिट है। तो ये सारी बातों में अपन पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पॉलिसी में भी क्या होगा, यही चीज़ें बात डिस्कस की जाएंगी कि हमें एग्रो फॉरेस्ट्री की क्यों ज़रूरत है। खासकर अगर हम आज के टाइम पर बोला जाए तो अपने पास 3 बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। पहला तो अपने पास जो फार्मर उनकी डबल इनकम करना है, डबल करना है इनकम। दूसरा मुद्दा है अपने पास फॉरेस्ट पे जो प्रेशर हो रखा है खासकर इंडस्ट्रीज़ है तो इनका, और जो अपने पब्लिक की जो डिमांड है लकड़ी की, आपके घर में प्लाईवुड है तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही आ रही है। तो जो हमारे फॉरेस्ट पे प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है जिससे कि हम फॉरेस्ट को बचा सकें। और तीसरा है अपने पास ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जिसमें अपना वो भी है कि फॉरेस्ट कवर देश में 30% एरिया में कम से कम ट्री की वेजिटेशन कवर होनी चाहिए। तो वो भी अपना ऑब्जेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ से फुलफिल हो रहा है। तो 3 अपने पास बेसिक मुद्दे हैं जिसकी वजह से अपन एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बातें चलेंगी कि अपने मेन गोल क्या है। तो ये जो गोल होंगे वो इसी के आसपास चलते रहेंगे। इन्हें पढ़ लेना, इनमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसे समझाया जा सके। मीन्स सिंपल सी बातें होती हैं कि हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट पे प्रमोट करना है, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये करेंगे कैसे, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हम एक एग्रो फॉरेस्ट्री बोर्ड का गठन करेंगे और फिर एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन वगैरह चलाएंगे। तो ये इसके बस 2 ही पॉइंट अपने मतलब के थे कि हाँ भाई ये बोर्ड का गठन किया जाएगा और पॉलिसी है। ये अभी तक कुछ नहीं किया जा सका है इसमें, क्योंकि ये पॉलिसी आने में अपन को 70-75 साल लग गए इस बात के। तो बोर्ड में तो कम से कम 5-10 साल तो जायज़ बनते ही बनते हैं। तो इसे देख लेना। इसके बाद अपना आएगा ग्रीन, ये जो अपना हाईवे प्रोजेक्ट है उसकी मुद्दा। इस पर आया था 2015 में एक पॉलिसी आई थी। इसमें पॉलिसी में है क्या, जैसे अपना जो कवर वाला एरिया था कि अपने देश के 30% एरिया को फॉरेस्ट कवर में करना, तो वो भी एक इशू है। दूसरा अपने जो इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है उनको कम करना है, तो वो भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर अगर आप ये हाईवे को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक तो दिख रही होगी साइड की वेजिटेशन ये वाली, और दूसरा दिख रहा होगा कि ये जो दोनों लाइन होते हैं उनके बीच में प्लांटेशन। तो ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी में भी यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो ये बताएंगे कि ये दोनों रोड के बीच की जो लाइन है इसमें कितनी हाइट तक की ग्रास को हम प्लांटेशन करेंगे, और फिर आपको यहाँ स्पीसीज भी बता देंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज को यहाँ प्लांटेशन करना है। फिर यहाँ पर ये जो ट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि कितनी डिस्टेंस हो, जो इसकी जो फाइनल बाउंड्री है उससे कितनी डिस्टेंस के बाद आप ये प्लांट लगाओगे, यानी कि प्लांटेशन करोगे। और फिर ये प्लांटेशन कितनी हाइट तक के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि अगर ये हवा अपनी तेज़ साइक्लोन वगैरह आ गया तो ये पेड़ टूट के मेन रोड पे ना आ जाए, तो अपनी जो ट्रैफिक है उसे रोक देंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है वहाँ पर। और फिर आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सी स्पीसीज है जिनसे वहाँ लगाना है। तो ये सारी बातें अपने MCQ नहीं आने वाले उससे। आपका MCQ जो बनता है एक तो सीधा आएगा कि ये पॉलिसी कब आई, तो 2015 में। दूसरा
ये जो प्रोजेक्ट है अपना ग्रीन हाईवे, इसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? तो बोला कि ये जो कोई भी जो रोड बन रहा होगा, या जैसे कोई सपोज नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट निकला है जयपुर से उदयपुर के लिए, तो इसके जो प्रोजेक्ट जो भी कॉस्ट बन रहा होगा उसके कॉस्ट का 1% हम ये इनकी ग्रीनिंग के लिए रख लिया जाएगा। तो ये 1% बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लिए या ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कोई कॉस्ट, कोई अलग से फंड नहीं आना है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई अलग से फंड देगी। ये जो करंट में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी उसी में से 1% अमाउंट अलग निकाल दिया जाएगा। अब इसमें जो डिस्कशन करना है वो ये है कि आखिर ये जो प्लांटेशन है, 1% फंड की जुगाड़ हो गई है, अब ये पेड़ लगाने के, पेड़ पौधे है जो ग्रास वगैरह है, ये लगाने का काम कौन करेगा? तो फॉरेस्ट या जो अपने जो हाईवे है इनके साथ दो इशू है। एक तो सपोज ये एरिया है जो अपना फॉरेस्ट का है, अब ये यहाँ पर सपोज जयपुर है और ये है अपना उदयपुर, और ये ले लिया जयपुर। अब ये हाईवे जो है वो जयपुर से निकला और ये फॉरेस्ट एरिया से होते हुए उदयपुर में आ गया। तो अब इसकी जो पैच है, एक तो ये वाला पैच है जो नॉर्मल है, यह जो खेतों खलिहानों से निकल के गया है, और दूसरा ये है जो फॉरेस्ट से निकल के गया है। तो ये ऑब्वियसली ये इस जो एरिया है, जो हाईवे के दोनों साइड का जो एरिया या बीच का एरिया है, उसे पहले से ही रिजर्व वगैरह डिक्लेयर कर रखा है। तो उस पर अथॉरिटी किसकी है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो इसको रखा गया फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में वो एरिया जो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट रिजर्व या फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड वगैरह डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहाँ प्लांटेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज़ की जाएगी वो करेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और जो सेकंड कैटेगरी जो कि ये ओपन वाले एरिया है, इनके लिए इन्होंने पब्लिक कर रखा है। पब्लिक में मतलब क्या है? जैसे जीएफएम की है, या कोई और पंचायत की बॉडी है, या लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो भी ये प्लांटेशन वगैरह का काम है वो देख सकती है। तो इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पब्लिकली कर रखा है, ठेकेदारी में काम करवा रखा है, और यहाँ पर करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस टाइप से जो प्लांटेशन का वर्क है वो 2 बार में होगा, दो तरीके से होगा। तीसरा यहाँ पर जो अपने मतलब की चीज़ निकल सकती है वो है यहाँ प्लांटेशन कैसे की जाएगी। मतलब ये इनका मतलब नहीं है, अपने जो सिल्वीकल्चर है उससे थोड़ा रिलेशन है कि प्लांटेशन का पैटर्न क्या होगा। तो एक तो ये बोलते हैं कि हम कौन कौन सी स्पीसीज सिलेक्ट करेंगे। अब देखो स्पीसीज जो है वो ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान के लिए जो स्पीसीज होगी वो तमिलनाडु के लिए भी वही होगी, या अंडमान निकोबार पे जो हाईवे बनेगा उसमें भी वही स्पीसीज होगी। तो जोनल वाइज वो बहुत सारी स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, और हर स्पीसीज को आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। बस ये है कि यहाँ पर कुछ स्पीसीज दी गई हैं, ये अपनी सिंपल सी चीज़ें, इन्हें देख लो। जैसे कि इसमें एक है पोंगामिया पिन्नाटा, जिसे करंज बोलते हैं। अब करंज क्या है कि बहुत ही ज़्यादा क्षारी एल्कलाइन सॉइल, मतलब सॉइल जिसका पीएच जो है वो अपने 8.5 के ऊपर का है, और टफ सॉइल है, मतलब आसान नहीं है, ये पत्थर वाली जैसी सॉइल है, उसमें भी आराम से ये उगाता है। कौन? पोंगामिया पिन्नाटा। जामुन वगैरह है। अब जामुन ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में उग जाएगा, सेंट्रल इंडिया में, एमपी में या राजस्थान की गर्मी वाले एरिया में नहीं लग पाएगा। तो ये वाटर लो कंडीशन वाले में है, वहाँ पर ये जामुन वगैरह लग जाता है। या टर्मिनेलिया अर्जुना जो वाटर बॉडीज़ के पास में लगता है। तो इस टाइप से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वाटर बॉडीज़ के पास लगने वाले प्लांट कौन से हैं? अर्जुन है और जामुन है। जो थोड़ी ख़राब सॉइल है उसमें, ऊसर वाली सॉइल में लग जाते हैं, उसमें कौन सा है? पोंगामिया पिन्नाटा। यानी चीज़ों का अपन वैसे बेसिकली सिल्वीकल्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस वही स्पीसीज हैं जो इन्होंने यहाँ लगा रखी हैं। सेकंड बात ये करते हैं स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग में बोलते हैं कि अगर हम कहीं ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहा है, जैसे कि अपना ये हाईवे है, हाईवे की बोला बाउंड्री जो है यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं ये प्लांट इस टाइप से रो में लगा रखे होंगे। बोला अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हैं तो बोला ये प्लांट टू प्लांट जो है स्पेसिंग इनकी 3 मीटर रखेंगे, और फिर जो एक रो से दूसरी रो के बीच की जो स्पेसिंग है वो भी 3 मीटर रखेंगे। तो 3 मीटर बाय 3 मीटर से यहाँ पर एक अपन पूरा बेल्ट बनाएंगे प्लांटेशन का। ये तो बोला ऑर्नामेंटल के केस में। लेकिन अगर कोई सेड ट्री के बारे में बोला जाए जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हो, तो बोला यहाँ पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर रखी गई है, और फिर बाद में ये जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इधर भी अगर 10-12 मीटर का है तो फिर ये खेत में पहुँच जाएगा किसी के। तो ये इनकी स्पेसिंग है 12 बाई 12 मीटर। इतनी ज़्यादा डिटेल से ये हाईवे प्रोजेक्ट पर कोई क्वेश्चन आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखना है कि एक तो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो तो आया था 2002 में, और इसके ऊपर जो रूल बनाया गया वो आया 2004 में, यानी कि हिंदी में बोलेंगे जैव विविधता नियम, और ये जैव विविधता अधिनियम। अब इसमें आपको पहले तो ये याद रखना है कि हमने ये एक्ट क्यों लेके आया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्यों लेके आया। तो इसकी शुरुआत होती है 92 में, जब रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। जो अर्थ समिट हुआ था
92 में। उस अर्थ समिट के 4-5 पार्ट थे। उनमें एक जो पिलर था वो था बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बाद में ये कन्वेंशन जो है 93 में ये वर्क में आ गया, लेकिन हमने क्या किया, इसे 94 में इसको रेटिफाई कर दिया। अब जब आप रेटिफाई करोगे तो फिर आपको काम करना ही पड़ेगा, तो 94 में रेटिफाई कर दिया, लेकिन हमने उस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। इस एक्ट को ले आने के पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो है बायोपायरेसी को रोकना। इथनोबॉटनी में बायोपायरेसी और बायो प्रोस्पेक्टिंग को काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया गया था। यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्ट अपनी यही था कि आपकी जो अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनका पूरा एक डाटा लिस्ट बनाई जाए, जिससे देश की जो बायो रिसोर्सेज है उन पर अपना अधिकार हो। अगर कल केस लड़ना पड़े तो हम बता सकें कि ये बायो रिसोर्सेज अपना है। फॉर एग्जांपल जैसे काऊ में जो A2 जीन होता है उसकी जो ऑस्ट्रेलिया है या वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो आराम से बायोपायरेसी कर रही हैं। अपने यहाँ से जो गाय हैं, हम लोग तो यहाँ पर उनकी गाय को मारने कूटने पर लग जाते हैं, लेकिन जो US वाले हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ से जो काउज़ हैं उनको लेके जा रहे हैं और उनका जो A2 जीन है वो अपने यहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो काउज़ हैं, जो जर्सी वगैरह हैं, उनके मिल्क से होता है कैंसर, जबकि अपना A2 है जो काफ़ी सुटेबल है। इसके साथ काऊ के 3 और फैक्टर हैं, जिसमें जैसे कि जो फूड है उसमें पर फूड यानी कि पर यूनिट फूड पे कितना बॉडी मास जनरेट करता है, तो अपने का थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू उनका। मतलब एक यूनिट जो मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से देख लिया जाए तो अपना जो है उसका खर्चा थोड़ा कम आता है, छोटा है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट थोड़ा इस पर कम पड़ता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल है, तो सभी ब्रीडिंग में से यूज कर रहे हैं। सो इस टाइप की जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उन पे अपने कंट्रोल करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए फिर ये अथॉरिटी का गठन किया गया। अब इसका जो एक्ट है उसमें वही चलेगा, लंबा चौड़ा एक्ट है। अब पूरे एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत अपन को है नहीं। यहाँ पर बेसिकली अपन को 3 चीज़ें देखनी है। एक तो देखनी है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दूसरा स्टेट लेवल पे जो बोर्ड है, यानी कि ये तो नेशनल लेवल पे बना, फिर ये स्टेट लेवल पे बना, और फिर ये आपके ग्राम पंचायत लेवल पे बनेगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये 3 ही चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना है इस एक्ट में। ये 3 ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो जो अपना आता है प्रिलिमिनरी में यही बात कर दी जाती है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये कितने पे अप्लाई होगा और ये कब से लागू होगा। ये डेट याद रखो कि ये फरवरी 2003 में 5 फरवरी, आपको याद होगा कि ये 5 फरवरी है ना। ये वेटलैंड डे कब होता है, वो 2 फरवरी को है, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये है 5 फरवरी 2003 को ये एक्ट आया, कम इनटू फोर्स। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये किस लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे। ये कहाँ पर है अथॉरिटी, ये बनाई गई है चेन्नई में। ये एक्ट में भी लिख दिया था कि ये चेन्नई में बनेगी। अब एड्रेस नहीं दिखा जाता कि कुरियर करना हो आपको। यहाँ पर चेन्नई में बन गई। कब बनेगी, क्योंकि ये एक्ट कब आया, भले ही इसका नाम 2002 है, लेकिन ये आया तो 3 में ना, 5 फरवरी को। तो ये अथॉरिटी भी बनी 2003 में। अब ये अथॉरिटी के मेंबर कौन कौन होंगे, इतने हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लो कि एक तो चेयरमैन होगा। अब चेयरमैन CM या PM तो नहीं होगा, उसका जो अपॉइंट कर दिया गया बस वही होगा। इसमें ने बोला 3 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। बोला कि जो SC ST और वुमेन कमीशन है उनके जो भी मेंबर होंगे उन्हें 3 को यहाँ पर रख दिया जाएगा। इसके अलावा 7 और होंगे और 5 नॉन ऑफिशियल। इस टाइप से 16 बागड़ बिल्लों की एक टीम बनती है। अब आपको कितने हैं कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है, चेन्नई में। कब बनी, 2003 में। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये नेशनल लेवल पे है। अब इसके बाद आता है मुद्दा अपना स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे बनता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। अगर राजस्थान है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आगे राजस्थान, तो उसका नाम होगा राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। अब आप अपने राजस्थान का देख लेना कि कब बनाइए। वैसे ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी पूछा भी नहीं जाएगा। इसमें कितने होते हैं स्टेट बोर्ड में, इसमें होते हैं 11 लोग। इसमें भी वही चलेंगे, एक चेयरमैन होगा, 5 एक्स ऑफिसियो होंगे और 5 अदर होते हैं। तो टोटल 11 मेंबर होते हैं। ये मेंबर कितने होते हैं वैसे कभी पूछे नहीं गए, कि एक क्वेश्चन में आ रखा है, उसने स्टेट को पूछ लिया, वो भी आसाम वाले हैं शायद। अदरवाइज ये कितने 16 होते हैं, 11 होते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। आप केवल इतना याद रखो कि स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है और नेशनल लेवल पे नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, जो 2003 में आई और चेन्नई में है। ये जो स्टेट बोर्ड है, ये नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है अथॉरिटी जो है,
ये करते क्या है, इनका एक ही काम है, हमेशा एडवाइज करने का काम, और जो कोई परमिशन लेनी है, कोई अगर नेशनल लेवल पे है तो एनबीए देगी, अगर स्टेट लेवल पे है तो ये बोर्ड देगा। तो इस टाइप से परमिशन वगैरह, ग्रांट वगैरह देने का काम करते हैं। जैसे फायर फाइटिंग करनी है वो करनी है आपकी पंचायत को, तो पंचायत लेवल पे जो एक कमेटी बनती है इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी किस पे बनेगी, आपकी पंचायत लेवल पे। अब ये जो कुछ काम करेगी वो ये कमेटी करती है। ये करेगी क्या, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत है तो इनकी एक बॉडी बना ली, सपोज ये 8-10 लोगों की एक बॉडी बन गई। ये क्या करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इसे बोलते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसका नाम याद रखो, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये हर एक ग्राम लेवल यानी कि पंचायत लेवल पे बनता है। अब ये लोग करेंगे क्या, ये आपके घर में आएंगे, आपके मम्मी पापा से पूछेंगे कि अच्छा कोई प्लांट के बारे में बता दो, पेड़ पौधों के बारे में बता दो, जानवरों के बारे में बता दो, कि जैसे इन्होंने बताया कि उनके पास एक गाय है जो 12 लीटर दूध देती है, तो उसको यहाँ मेंटेन कर लेंगे, मतलब उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फिर इन्होंने बता दिया कि हल्दी है, हल्दी को ये किस में यूज, इन्होंने बोला कि ये जो स्किन है डिजीज़ में हल्दी को यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से ये जो गाँव है उसमें जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये पंचायत लेवल पे इस रजिस्टर में मेंटेन की जाएगी। ये रजिस्टर कैसा होगा, इसके में क्या क्या डाटा फीड किया जाएगा, कैसी टेबलें बनी होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट बोर्ड था और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो इसके लिए गाइडलाइन निकालेंगे और उसके हिसाब से ये रजिस्टर बनेगा। अब इस रजिस्टर का क्या किया जाएगा, ये ग्राम पंचायत की जो भी इनके पास नॉलेज थी मेडिसिनल प्लांट की या एनिमल्स की, वो यहाँ पर गई दूसरे ग्राम पंचायत की। ये पूरा डाटा मेंटेन जो करेगी वो करेगी स्टेट बोर्ड, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था वो बोर्ड इस डाटा को मेंटेन करेगा और पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाएगा, और उस लिस्ट को फिर एनबी के पास पहुंचेगी और वो सभी स्टेटों के डाटा को अपने पास लेके आएगी। तो इस हिसाब से क्या होगा, एक नेशनल डाटा बैंक बनेगा। अब अगर क्या होता है कि कोई कंपनी आती है और वो आपके गांव में आकर के पूछ लेती कि अच्छा आपने हल्दी का यूज कोरोना को ठीक करने में भी यूज करते हैं, हल्दी और तुलसी का, सपोज पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, आपके गांव वालों को पता था, तो कंपनी यहाँ से ये लेके आती है और कल दावा ठोक देती है कि उसने डिस्कवरी की है कि ये तुलसी और हल्दी के मिक्सअप का वो कोरोना को ठीक करने में यूज कर रहा है, और वो बीच में मार्केट में बेचने लगता है। तो क्योंकि ये रजिस्टर्ड ये जो डाटा है उसमें यहाँ पर एनबी के पास डाटा है, तो जैसे ही आप कोई कंपनी आएगी हाल ही ये बोर्ड और जो अपना एनबी अथॉरिटी है वो इस डाटा को चेक करेगी, और अगर उसके में मिल गई तो इससे बोल देगी साला मजाक कर रखा है क्या हमसे। तो इस टाइप से इस चीज़ को जो बायो पायरेसी है उसको रोका जाएगा। अब यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है तो ये किस लेवल पे होगी, ये होगी अपनी पंचायत के लेवल पे, और ये क्या मेंटेन करेगी, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। फाइनली यही मेंटेन करती है और कोई रजिस्टर वगैरह का काम नहीं करेगा। यहाँ पर और क्वेश्चन क्या है कि ये जो अपने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो पंचायत लेवल है इसको गाइडलाइन वगैरह कौन देगा, तो गाइडलाइन कौन देगा, ऊपर वाले ही। एक तो ये स्टेट जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है और जो अपनी एनबी अथॉरिटी है वो इसके लिए गाइडलाइन वगैरह है। कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ें जो हेल्प वगैरह है या इनके लिए जो ट्रेनिंग के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो सारे वही ऑर्गेनाइज करते हैं। और लास्ट में जो ये बोलना ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया कि जो अपना पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड है इसको मेंटेन कौन करता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो विलेज की है, और इसको ऑथराइज करना, ऑथेंटिक यानी कि वैलिडेट करना, वैलिडेट करने का भी काम यही करेगी, क्योंकि गांव वालों की नॉलेज है, गांव वाले ही ऑथेंटिक करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर कल उनकी गांव वालों की इंफॉर्मेशन को कोई कंपनी यूज करती है तो उसका जो आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो रॉयल्टी मिलेगी वो इस गांव वालों को मिलेगी, इस कमेटी के थ्रू इस ग्राम पंचायत को मिलेगी, जिससे इस पंचायत का डेवलपमेंट हो सके। अब इसमें और क्या हो सकता है, ये जो कमेटी है ये कैसे काम करेगी, इसमें चाहिए पैसा, तो पैसे के लिए चाहिए फंड। तो यहाँ पर एक लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड भी बनाया जाता है पंचायत लेवल पे। तो जैसे जैसे एक कमेटी बनेगी तो कमेटी का बन जाता है एक फंड। ये फंड के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वही पहले ये फंड बनाती है और उसी फंड में वही पैसा डाल देती है। तो बस अपने लिए इतना मुद्दा था जिसमें अपनी ये जो रिलेटेड इससे मुद्दा था यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट वो अपना हो गया।
राजस्थान की बात कर ली जाए तो इन्होंने रूल जो है 2010 में एक रूल बनाया था। और राजस्थान की जो बायोडाइवर्सिटी, जो अपने स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो ये लिंक है पीपीटी पे, जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इनकी वेबसाइट ओपन खुल जाएगी। अब देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन जो आए हुए हैं। पहला यही आएगा, ये एक्ट कब आया, तो ये 2002 में है। ज़्यादातर क्वेश्चन वही है 2002 वाले पूछ लेते हैं कि कब आया, सब के सब यही चिल्लाते रहेंगे। मैंने बोला ना 80% क्वेश्चन जो है एवरेज इसी से काम निपटा लेते हैं। दूसरा, जैसे महाराष्ट्र वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आखिर ये जो अपना बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, उसको कौन प्रिपेयर करता है या किस लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर एट द लेवल ऑफ। तो आपको याद रखना है ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी यानी कि ग्राम पंचायत के लेवल पे ये मेंटेन किया जाता है। ऊपर वाले इसका मेंटेन का काम नहीं करते, ऊपर ही इस रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते। ऊपर वाले केवल एक ही काम करते हैं कि रजिस्टर का जो डाटा है वो जब सबमिट कर दिया जाता है तो ये उस डाटा को एक टाइप से समरी बना के, जैसे अपन एक्सेल फाइल बनाते हैं तो सभी तरफ के डाटा को एक साथ जोड़ करके ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं, वो इस टाइप के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसका अपना आंसर जो आएगा वो केवल सी जाएगा। फिर यहाँ पर एक पूछा था, ये आसाम वाले हैं जिन्हें तो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पूछ लिया है। इन्होंने पूछा कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो मैक्सिमम यहाँ पर हो सकते हैं 11, स्टेट लेवल पे 11 होते हैं और नेशनल लेवल पे 16, ये मैक्सिमम है एक्चुअल में। जैसे राजस्थान है, इनके में शायद 7 लोग हैं अभी, उसमें बोला ये गया है कि एक तो चेयरमैन हो गया, चेयरमैन के साथ 5 एक्स ऑफिसियो, भी मैक्सिमम है 5 एक्स ऑफिसियो, और मैक्सिमम 5 नॉमिनेटेड जो नॉन मेंबर है। तो अब क्योंकि एक्स ऑफिसियो जो मैक्सिमम 5 है वो तो 5 ही रहते हैं, जैसे कि वुमेन कमीशन है, स्टेट वुमेन कमीशन है, तो वो वुमेन कमीशन जो भी चेयरमैन होगा वो इसमें आ ही जाएगा। तो ये जो नॉमिनेटेड है इनके साथ होता है कि कई बार ये नॉमिनेटेड में गड़बड़ हो जाती है, कोई नहीं आ रहा कोई आ रहा है, तो इस टाइप से रहता है। तो यहाँ लगभग 7 है राजस्थान में, शायद यहाँ पर अभी जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 11 हो सकते हैं। कोई इशू रह गया है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं।